दोस्तों, आज फिर आपके सामने आई हूँ एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या सही में भूतों की भी हत्या हो सकती है? कैसे लोगों ने यकीन किया कि भूतों की भी हत्या हो सकती है और कैसे अदालत में कानून के रखवालों ने इस केस पे अपनी पैरवी और अपनी अपनी दलीलों से इस केस का खुलासा किया। तो चलिए इस अजीबोगरीब, ना यकीन आने वाले मर्डर मिस्ट्री को सुनते हैं। इस केस को लोग इसलिए भी याद करते हैं कि ये कानून की दुनिया में एक इतिहास बन गया। बात आज से तकरीबन 60-65 साल पहले की बात है, जब ये घटना घटी और लोग इसे मर्डर ऑफ घोस्ट या कानूनी किताब में इसे स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा केस के नाम से याद करती है। सच्चाई को अगर सुनी जाए तो ये केस 1958 के मई महीने में ओडिशा के बालासोर जिले के रसगोबिंदपुर गांव की है। यहाँ शायद ब्रिटिश टाइम से एक हवाई अड्डा होता था, जो बाद में किसी कारणवश परित्यक्त कर दिया गया था। जब ये बंद हुआ तो यहाँ का सारा सामान लेकर जाना मुश्किल हो गया और बहुत ही मूल्यवान सामान यही छोड़कर इसकी रखवाली का जिम्मा 2 चौकीदार दिवाकर और गोविंद को सौंप दिया जाता है। ये परित्यक्त हवाई अड्डा चारों तरफ से आदिवासियों से घिरा हुआ होता है, जिन्हें ओडिशा में सांथाल और माझी कहते हैं। इन लोगों में अंधविश्वास कूट कूट भरे हुए होने की वजह से ये लोग भूत पिशाच पर बहुत विश्वास करते हैं और ये लोग रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकलते थे। बस ये घटना इन्हीं के चारों ओर घूमती है। जब कुछ साल बाद यानी कि सन 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ के स्क्रैप की नीलामी किए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो कलकत्ता के चटर्जी ब्रदर्स कंपनी के जगत बंधु चटर्जी नीलामी में भाग लेने का सोच के अपने साथ अपने घरेलू नौकर राम बहादुर थापा को लेकर कोलकाता से रसगोबिंदपुर के लिए निकल पड़ते हैं। जब मिस्टर चटर्जी मौजूदा जगह पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नीलामी की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। ये बात मिस्टर चटर्जी के पक्ष में जाती है और उनको वहाँ पड़े स्क्रैप को अच्छी तरह परखने में वक्त मिल जाता है। इसलिए वो वही गांव में एक आदिवासी कृष्ण चंद्र पात्रों के घर में कुछ दिन किराए पे रहने का ठान लेते हैं। अपने घर के गुजारे के लिए कृष्ण चंद्र पात्रों वही हवाई अड्डे के पास एक छोटा सा चाय और बिस्कुट का दुकान भी चलाता था। मिस्टर चटर्जी और उनका नौकर दोनों दिन भर हवाई अड्डे के स्क्रैप का मुआयना करते थे और नीलामी की प्रक्रिया में भी भाग लेते थे। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ के लोग रातों को भूतों के डर से घर से निकलते नहीं थे, खास करके उस रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जो हवाई अड्डा वाला रास्ता उनके गांव को अन्य गांवों से जोड़ता था, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि इस हवाई अड्डे वाले रास्ते में भूतों का ज्यादा खतरा होता है। लोगों के दिलों में भूतों का खौफ इस तरह समाया हुआ था कि शाम होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। अगर कोई कभी दूसरे गाँव जाता है तो शाम ढलने तक अपने घर वापस आ जाता, नहीं तो दूसरे गांव में ही रात गुजार देता, पर रात को वापस आने का साहस नहीं करता। 20 मई 1958 उस दिन रात के करीब 9 बजे चंद्र माझी नाम का एक व्यक्ति, जो पास के गांव तिलकुंडी का निवासी था, किसी काम से रसगोबिंदपुर आया था, पर शाम से पहले काम जल्दी खत्म न होने की वजह से अपने घर नहीं जा पाता है, क्योंकि रसगोबिंदपुर से तिलकुंडी की ओर जाने वाला रास्ता उसी भूतिया हवाई अड्डे से होते हुए गुजरता है। चंद्र माझी बेबस होकर वही पास में दिख रहे एक चाय की टपरी, जो कि कृष्ण चंद्र पात्रों की थी, उस ओर सहायता की गरज से चल देता है। वो पात्रों से अनुरोध करता है कि वो उसी टपरी में रात गुजरना चाहता है और उस वक्त उस हवाई अड्डे के रास्ते से होते हुए अपने घर जाने का साहस नहीं कर पा रहा है। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। चटर्जी और राम बहादुर चाय पीने की गरज से पात्रों की दुकान पर ही मौजूद थे। उन्होंने जब माझी की बात सुनी तो उनके मन में दबी हुई भूतों को देखने की लालसा उठने लगती है, क्योंकि जब से वो यहाँ आए हैं हर दिन भूतों के बारे में कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि माझी भूतों के डर से अपने घर नहीं जा पा रहा था, तो वो तुरंत माझी के पास जाकर उसे उसके घर तक छोड़ने की राय देते हैं। माझी 2 अजनबियों को देखकर
उनके सुझाव को मना कर देता है और आगे कहता है कि मैं आप लोगों को जानता तक नहीं, पर अगर कृष्णचंद्र पात्रो भी आप लोगों के साथ चले तो मुझे मंजूर है। कृष्णचंद्र पात्रो, जो उस वक्त अपने चाय के टप्परी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मिस्टर चटर्जी के बार बार अनुरोध करने पर पात्रो भी जाने के लिए राजी हो जाता है। इस तरह वो तीनों जगत बंधु चटर्जी, राम बहादुर थापा और कृष्णचंद्र पात्रो अपने साथ चंद्र माझी को लेकर उसके गांव तिलकुंडी के लिए निकल पड़ते हैं। रात का समय था। राम बहादुर हमेशा की तरह अपने साथ एक टॉर्च और एक खुकरी लिया हुआ था। खुकरी जो एक तरह से एक छुरी से कुछ चौड़ा और कुछ लंबा होता है, जिसे हर नेपाली एक रिवाज और आत्मसुरक्षा के लिए रखता है। इसके अलावा उन लोगों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई लाठी या हथियार नहीं था। कुछ देर बाद वे तीनों बिना कुछ रुकावट के चंद्र माझी के गांव तिलकुंडी पहुंचकर माझी को उसके घर छोड़ आते हैं। आते वक्त माझी उन लोगों का धन्यवाद करता है और चाय के लिए पूछता है, पर रात ज्यादा हो जाने और भूतों के डर से कृष्णचंद्र पात्रो बिल्कुल मना कर देता है। अब ये तीन यानी मिस्टर चैटर्जी, कृष्णचंद्र पात्रो और राम बहादुर थापा तेज कदमों से रसगोविंदपुर की ओर वापसी के लिए चल पड़ते हैं। रात कुछ ज्यादा हो चली थी, हवा भी तेज तेज चल रही थी। सामने का रास्ता एक विधवा के मांग की तरफ बिल्कुल सुना लग रहा था। हवा के तेजी के वजह से पेड़ भी जोर से हिलने लगे थे, जिसके वजह से माहौल में एक अजीब साए साए आवाज होने लगा था। सब कुछ बहुत ही डरावना और धुंधला धुंधला सा माहौल बन गया था। कृष्णचंद्र पात्रो अपने डर को छुपाने के लिए जोर जोर से इधर उधर की बातें कर रहा था, परंतु राम बहादुर थापा बहुत ही निडर और स्वामी भक्त था, इसलिए अपने स्वामी यानी मिस्टर चटर्जी की सुरक्षा के लिए आगे आगे चल रहा था। चटर्जी और राम बहादुर को बड़ी निराशा हुई थी कि वे इतनी दूर आ गए, पर भूतों का सामना अभी तक हुआ नहीं था। सबके दिलों में एक अनजाना भय होते हुए भी अब तक सब कुछ सही चल रहा था। पर तभी ये तीनों की नजर अचानक थोड़ी दूर पे धुंधली रोशनियों में कुछ सायों को हिलते डुलते देखती हैं और कुछ अनजानी और ना समझ में आने वाली आवाजें भी सुनाई देती है। सभी को यही लगता है, हो ना हो इतनी रात को ये भूत ही हैं। आज तक इतनी रात को कोई भी गांव का व्यक्ति वहां आने का साहस नहीं कर सकता। चटर्जी और पात्रों के घबराहट और भय से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इतनी तेज हवा चलने के बावजूद भी भय से उनके शरीर पसीने से लथपथ हो जाते हैं। चटर्जी जो भूतों को देखने के लिए बहुत ही लालायित थे, पर ये सब देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। इसलिए शायद चटर्जी और पात्रों की चाल भी धीरे हो गई थी। पर राम बहादुर थापा एक नेपाली होने के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुका था, जिसने ना जाने कितने रातों को और कैसे कैसे जगह पर ड्यूटी दी होगी, इसलिए उसको इस तरह का माहौल से या फिर भूत प्रेतों से उतना डर नहीं लगता था। वैसे भी नेपाली लोग काफी साहसी होते हैं। अक्सर लोग नेपाली लोगों को बहादुर कह के भी पुकारा करते हैं। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि साथ में उसके साहब जी थे, जिन्होंने हर बुरे समय में उसके सहारा बने और उसके बहुत खराब समय में भी उसकी मदद करते रहते हैं। अगर उसके साहब जी को कुछ हो गया तो वो फिर बेसहारा हो जाएगा, इस कल्पना से ही उसके छक्के छूट जाते हैं। बस यही वो कारण था जो राम बहादुर के दिल और दिमाग में असीम साहस भर देता है और अपने साहब जी और पात्रों को भूतों से बचाने के लिए बड़ी तेज रफ्तार से चलते हुए भूतों के करीब पहुंच जाता है। उसके साहब जी भूतों तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो अकेला ही अपने खुकरी को हाथ से बड़ी तेज रफ्तार से घुमाने लगता है और चिल्लाने लगता है कि भागो भागो, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इस बदहवासी से खुकरी घुमा रहा था कि उसे भी खुद पता नहीं था कि वो किस पर वार कर रहा है। एक तो वहाँ लाइट नहीं था, उस पर अंधेरे में पेड़ों के सायों में बस सभी उसे एक साए की तरह दिख रहे थे। उसे तो बस इस बात का ख्याल था कि साहब जी के आने से पहले जोर जोर से खुखरी घुमाते हुए उन सारे भूतों को मारना था या फिर वहां से भागना था। चटर्जी और पात्रो जो पीछे पीछे आ रहे थे और जब उन्होंने देखा कि राम बहादुर थापा अकेले ही भूतों से भीड़ गया है,
तो वे भी राम बहादुर को जोर जोर की आवाज देते हुए उसकी ओर भागने लगते हैं। पर राम बहादुर को अपनी ही धुन और बदहवासी में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब पात्र उसके करीब पहुंचता है तो राम बहादुर उस पर भी अपनी खुखरी चला देता है, जिससे पात्रों को चोट लग जाती है और वह जख्मी होकर जोरों की चीख मार के जमीन में गिर जाता है। तब तक चटर्जी भी वहां पहुंच जाते हैं और जोरों से चिल्लाकर राम बहादुर को रुकने के लिए कहते हैं। चटर्जी की जोरों की आवाज और पात्रों के चीखने की आवाज को सुनकर राम बहादुर जैसे अपने होश में आ जाता है। फिर चटर्जी राम बहादुर को अपनी टॉर्च चलाने के लिए कहते हैं, जो राम बहादुर अभी तक एक्साइटमेंट और अपनी बदहवासी में टर्च के बारे में भूल चुका था। वह जेब से फटाफट अपने टर्च निकालता है और चारों तरफ टर्च की रोशनी घुमाता है। टर्च की रोशनी में वहां का नजारा देखकर सबका होश उड़ जाता है और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रोशनी में सबसे पहले कृष्णचंद्र पात्रो दिखाई देता है, जो बुरी तरह घायल था। फिर कुछ फासले में दो आदिवासी महिलाएं दर्द से चिल्ला रही थी। उन्हें भी काफी चोट लगी हुई थी और उसके थोड़ी दूर में एक आदिवासी महिला जमीन में पड़ी हुई थी, जिसे इतनी गंभीर चोटें आई थी कि वह बेहोश हो गई थी। ये सब भयावह नजारा देखकर चटर्जी और राम बहादुर थापा दोनों की जैसे जान ही निकल जाती है। दरअसल राम बहादुर जिन्हें भूत समझकर खुकरी से वॉर कर रहा था, वो सभी वहां की सांथाल आदिवासी परिवारों की महिला थी। जब गरीबी और भूख से लोग परेशान हो जाते हैं तो उनको कोई बात का भय या परवाह नहीं होता, बस परवाह होता है तो कैसे भी 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने का। शायद यही बात इन महिलाओं को इतनी रात को उस जगह ले आई थी जहां लोग भूतों से इतना डरते थे कि शाम के बाद घर से निकलना पसंद नहीं करते थे। वहीं ये महिलाएं कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह न करके इतनी रात को इस भयानक जगह महुआ चुनने आई थी। महुआ एक तरह का छोटा छोटा फल होता है जिसका पेड़ काफी बड़ा होता है। इस महुआ को ये औरतें लेके खाने की चीजों में इस्तेमाल करती थी। किसी किसी जगह तो इस महुआ से देशी शराब भी बनाया जाता है। अब इन घायल महिलाओं और कृष्णचंद्र पात्रों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाने की समस्या थी, जिसके लिए गाड़ी और लोगों की जरूरत है। इसलिए चटर्जी अपने नौकर राम बहादुर को गांव की तरफ भगाते हैं, जहां से गांव के लोग सब सुनकर गुस्से और आवेश में भरे हुए भाग के आते हैं और वहां आकर चटर्जी पर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। चटर्जी उनको बड़े मुश्किल से शांत करता है और सब मिलकर घायल लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो महिला बहुत ज्यादा घायल थी, उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। ये बात वहां के और आसपास गांव के आदिवासियों में आग की तरह फैल जाती है, जिससे जनसमूह में और भी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा फैल जाता है। दूसरे दिन सुबह पास के पुलिस स्टेशन में राम बहादुर के खिलाफ एक महिला की हत्या और 3 लोगों पे जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। राम बहादुर थापा को 302 और 326 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस राम बहादुर से पूछताछ करके उसका बयान लेती है और जगत बंधु चटर्जी, घायल कृष्णचंद्र पात्रो तथा उन 2 महिलाओं का भी बयान लेती है। दूसरे दिन सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है। ये खबर मीडिया में भी फैल जाती है। सभी का यही राय था कि राम बहादुर को कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि वह एक औरत की हत्या और कुछ लोगों को जान से मारने की कोशिश की थी। फिर मामला सेशन कोर्ट बालासोर को जाता है, जहां पर इस केस की सुनवाई चलती है। यहाँ पर राम बहादुर के वकील कोर्ट को ये दलील देते हैं कि मेरे मुवक्किल राम बहादुर थापा ने अनजाने में उन औरतों को भूत समझकर उन पर हमला बोल दिया था। मेरे मुवक्किल की पहले से कोई मनसा नहीं थी कि वह जानबूझकर उन औरतों पर खुकरी चला के उन पर आक्रमण करे। इसलिए माय लॉर्ड राम बहादुर को माफ कर दिया जाए। दूसरी तरफ सरकारी वकील ये दलील पेश करते हैं कि राम बहादुर चाहे अनजाने में सही, लेकिन उसकी लापरवाही ने एक औरत की जान ली है, इसलिए उसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसी तरह यह केस सेशन कोर्ट में काफी दिनों तक चलता रहा। इस कोर्ट में बार बार कानून की आईपीसी सेक्शन 79 का हवाला दिया जाता है।
आखिर ये आईपीसी सेक्शन 79 क्या है और इस केस में इसका बार बार जिक्र क्यों हो रहा था? तो चलिए पहले मैं इस सेक्शन 79 के बारे में आपको बताती हूँ। आईपीसी सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर आपको फैक्ट्स या हकीकत की जानकारी नहीं है और आपके हाथों से कोई अपराध हो जाता है तो आपको माफ कर दिया जा सकता है। ये हमारे संविधान में बहुत ही साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को फैक्ट्स या हकीकत की जानकारी नहीं है और उसके हाथों से कोई अपराध हो जाता है तो उसे माफ कर दिया जा सकता है या माफ करने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो ये कहे कि उसे कानून के बारे में पता नहीं था और उससे अपराध हो जाता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। इस आईपीसी सेक्शन को पहले भी कुछ केस में इस्तेमाल किया गया है, जिसका उदाहरण है साल 1952 में घटी एक केस जिसमें चिरंजी नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पहाड़ पर कुछ फूल और पत्तियां खोजने गया था। अचानक चिरंजी का पैर फिसला, उसका माथा पत्थर से टकराने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसके बेटे ने उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाई मदद करने के लिए, तो चिरंजी को लगा कि एक बाघ उसके ऊपर झपट रहा है, तो उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। बाद में अदालत में ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि चोट लगने से चिरंजी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से उसने अपने बेटे को बाघ समझकर हत्या कर डाली। अदालत ने ये स्वीकार किया कि चिरंजी को सही तथ्य का पता नहीं था, इसलिए चिरंजी को कानूनन माफ किया जाता है। तो सेशन कोर्ट बालासोर में भी इस बार आईपीसी सेक्शन 79 को मद्देनजर रखते हुए बहस चलती है और ये बताया जाता है कि उस रात भी राम बहादुर को फैक्ट्स या तथ्य के बारे में पहले से कोई पता नहीं था। जब उस रात राम बहादुर थापा चाय की टप्परी से निकलता है तो माइंड सेट कर लेता है कि इस बार भूत से भेंट जरूर होगी। फिर उस रात वहाँ घटना स्थल में एक अजीब सा भूतिया माहौल भी बना हुआ था, जैसे हवा का जोर से चलना, धीमी रोशनी में पेड़ों का हिलना, पत्तों की सरसराहट और पेड़ों के हिलने से परछाइयों का बनना मिटना। ये सब देखने से भूतों का यकीन होता था। ये सब बातें राम बहादुर थापा के मन मस्तिष्क में पहले से ही सेट हो गई थी और इसी सभी कारणों से राम बहादुर को लगा कि वह परछाई की जगह भूतों को मार रहा है और इस तरह सही तथ्यों की जानकारी न होने के वजह से उसके हाथ उस रात एक औरत को भूत समझकर हत्या हो जाती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सेशन कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि राम बहादुर को कोई सजा न देते हुए उसे बरी कर दिया जाता है। इसके सुनवाई के बाद वहाँ के लोगों को ये लगता है कि मृतक औरत के साथ इंसाफ नहीं हुआ। बाद में ये केस हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जहाँ जज का कहना था कि ये केस भूतों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जैसे चाय की टप्परी से अपने माइंड सेट करके भूतों को ढूंढने जाना, हवाओं में हिलते सायों को देखकर भूतों का आभास होना, खुकरी निकालना भूतों के लिए और आखिर में भूतों से बचने के लिए उस औरत को भूत समझकर उस पर खुकरी का वार करना। ये सब बातों से हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के सुनाए हुए फैसले को मंजूरी देते हुए राम बहादुर थापा पर और कोई कानूनी न करने की आदेश देते हुए उसे इस केस से बरी करती है। यह एक ऐतिहासिक केस बन गया था जिसमें एक इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल किया पर भूतों की वजह से उसे माफी मिल जाती है, इसलिए इसे भूतों के कत्ल का केस भी कहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगा ये कहानी। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।